सबसे पहले समझो, वैसे तो लाल किताब में ये वक्री ग्रह का कंसेप्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता दूं, इसको समझना बहुत आसान है। ए डिसओबीडेंट बॉय, रेट्रोग्रेड प्लेनेट जस्ट लाइक ए डिसओबीडेंट। सूर्य पिता है और वो ग्रह मंडल का किंग है। जो ग्रह उसके पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, उसके अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहा, वही डिसोबीडियंट बॉय की तरह काम करता, वही रेट्रोग्रेड प्लेनेट है। सिंपल सा, जल्दी देखना हो, सूर्य से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां की पोजीशन देख लो, उन्हीं के चांस हैं कि वो रेट्रोग्रेड होंगे। नीच राशि का कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उच्च के समान फल देगा। जैसे किसी का मंगल नीच राशि में हो और वो रेट्रोग्रेड हो तो वो उच्च के परिणाम प्राप्त करेगा, यानी कि उसके पास जमीन जायदाद मकान मंगल से रिलेटेड साहस इनिशिएटिव लेने की कोई कमी नहीं है। भरत जी, जोशी जी प्लीज म्यूट। रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट को समझने रेट्रोग्रेड प्लेनेट समझने के लिए आप एस्ट्रो पाठशाला के वीडियोस का सहारा लीजिए। मेरे सबसे ज्यादा वीडियोस उसमें वैदिक ज्योतिष के ऊपर है, तो हमने इसका बड़ा प्रचार करा। जब हम लोग ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर वीडियो बनाते थे, सरल भाषा में वीडियो अवेलेबल नहीं था, सब अंग्रेजी बोलते बोलते ऐसे समझाते थे और खुद कंफ्यूज हो जाते थे लास्ट में समझाने वाला, क्योंकि उनका ग्रह भी वक्री हो जाता था। वक्री ग्रह जो है एक प्रकार की प्रयास को दिखाते हैं, आपके प्रयासों को बढ़ा देते हैं। अर्थात जो ग्रह वक्री हुआ है वो अपने से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को बढ़ा देता है। इसीलिए इसको वैदिक ज्योतिष में चेष्टा बल कहा गया है। चेष्टा करना, प्रयास करना, हमेशा अलर्ट रहना कि मैं ये ले लूं, बस ले लूं। एक्चुअल में ये हमें लालची बनाते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिष में 2 शाखाएं हैं। एक है ज्योतिष की स्पिरिचुअल शाखा, जो ये चाहती है कि हम ज्योतिष विद्या को इस तरह से पढ़ाएं कि हर आदमी धार्मिक बन जाए, हर आदमी इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाए, इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करके ही उसका मोक्ष हो जाए। दूसरी एक शाखा है जो कहती है इस विद्या के द्वारा हम लोगों को भौतिक सुविधाएं किस प्रकार से दिला सकते हैं, अर्थात सिर्फ इंसान के लाभ की बात करना। तबीयत खराब है तो तबीयत कैसे ठीक होगी, धन नहीं मिल रहा तो धन कैसे मिलेगा, संतान नहीं मिल रही तो संतान कैसे मिलेगी। जबकि स्पिरिचुअल शाखा में लोगों को मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा पुराने जन्म के, पूर्व जन्म के नेगेटिव कर्मों को सही तरह से भुगतान कैसे किया जाएगा उसके विषय में बताया जाता है। आज के दौर में वो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट में धैर्य नहीं है। उसको लगता है बस कैसे न कैसे टेक्निक हासिल कर लूं और फिर इसका मैं एटम बम बना दूंगा, तो उससे कुछ नहीं होता। जब कोरोना काल चला था तो मेरे लिए वो सतयुग काल था, जब हमारे विद्यार्थियों ने जैसा मैंने पढ़ाया वैसा पढ़ा, और अगर उस जमाने के अगर कोई वीडियो अगर हमारे देख ले तो 70 to 80% स्पिरिचुअल होते थे।
टेक्निक 10 से 20% होती थी, स्टूडेंट ओवर सेटिस्फाइड। वो कहते थे ऐसा कोर्स भूतो न भविष्यति। पर मुझे लगता है उनमें सुनने का सामर्थ्य था। अगर हम स्पिरिचुअल ज्योतिष के आईने से देखें वक्री ग्रह को, तो ये बहुत बुरा माना जाता है। यानी कि पूर्व जन्म में पाप किए, बहुत सारी इच्छाएं डेवलप की और फिर तुम मर गए, समाप्त हो गए। अधूरी इच्छाएं रह गई और उसको प्राप्त करने का जो प्रयास पीछे चल रहा था वो निरंतर चालू था। कर्मा वहीं पर ही दोबारा से शुरू होगा। तुम फिर उसी चक्रव्यूह में फंसोगे, उस लालच के दौर में फंसोगे और तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल नॉलेज का कोई असर नहीं होगा। ये इम्पैक्ट है आपके वक्री ग्रहों का। अब कमाल की बात यह है कि कलयुग होगा तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी वक्री ग्रहों वालों के पास मिलेगी, पर वो रियल साधु नहीं है। पर साधु के भेष में जो वक्ता मिलेंगे आपको बड़े से बड़े, उनका ग्रह वक्री हो। वक्री ग्रह हर तरह से संभव प्रयास करते हैं अपने आप को राइज करवाने के लिए। इसलिए साम दाम दंड भेद हर तरह का हिसाब किताब अपना करके वो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो नियमों को नहीं मानते, ऐसा नहीं कि वो क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल नहीं होते। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, वो क्रिमिनल बिल्कुल नहीं होते। बस उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ा सा ऊंचा होती है। उनको लगता है कि इस संसार में आए हैं तो हमें सब चीज प्राप्त करनी है। अगर पावर का ग्रह वक्री हो गया तो हमें पावर प्राप्त करनी है। अगर गुरु वक्री हो गया तो हमें नॉलेज प्राप्त करनी है। आपको ये समझना है जो ग्रह वक्री हो जाएगा उससे रिलेटेड चीज उसको प्राप्त करनी है, बस वो चाहिए। हर चीज चाहिए तो शरीर तो बिगड़ेगा। वक्री ग्रह स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। बार बार उनको हेल्थ के नेगेटिव चक्रव्यूह में उलझा देते हैं। ये है वक्री ग्रह, समझ गए? तो वक्री ग्रह वाले कुछ भी हो सकते हो, और वक्री ग्रह वाले अगर परेशान होना चाहें तो परेशान भी हो सकते हो। पर वक्री ग्रह वालों में पेशेंस नहीं होता और कुछ कुछ हरकतें उनकी मंगल बद वाले जैसे होती है। जैसे मंगल बद में पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, लड़ने को मन करता है, अपना ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है। वास्तविक स्थिति ये होती है कि मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। अब वो हर एक की बात को काट के आगे बढ़े। तो ये कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक। परंतु गुरु का वक्री हो जाना एक उत्तम बात कही गई है, क्योंकि ऐसे लोग हाईली इंटेलिजेंट मिलेंगे, आप ज्ञानी मिलेंगे, बहुत तरह तरह की नॉलेज लेकर के मिलते हैं। अगर इन ग्रहों को सही तरीके से अलाइन नहीं किया गया, यानी कि इनकी एनर्जी को अलाइन नहीं किया गया, फिर ये बहुत ही मिसफिट हो जाते हैं। चलो, वक्री ग्रह लालच देते हैं। आज की यात्रा लालच से ही शुरू करते हैं। आज हम 11वां भाव करते हैं। 11वां भाव लालच का प्रतीक है। पायल जी ने क्वेश्चन भी भेजने शुरू कर दिए। पायल जी शांत रहो, हैं? आएगा आएगा, सब आएगा। देखो, मेरा आज विषय नहीं था, फिर भी वक्री की मैंने जैसे ही खोला सिस्टम को, वक्री ग्रह की बात चल रही थी, तो मुझे लगा दो शब्द बोल दो ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। सर थोड़ा थोड़ा धीरे बोलिए ना कि फटाफट लिख पाए, थोड़ा छूट जाता है मैं तो प्लीज। वैसे ही धीरे बोलता हूँ लता जी, चिंता मत कीजिए। 11वां भाव लालच का प्रतीक है। यही भाव है जो हमें प्रेरित करता है ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए।
हर आदमी कर्म करने के बाद उम्मीद करता है कि उसको लाभ होगा, और हर आदमी के दिमाग में होती है लाभ की परिभाषा। यानी हर आदमी अपना प्रॉफिट खुद सेट करता है। मेरे जैसा आदमी प्रॉफिट के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो कहता है नहीं यार, थोड़े कम में ही पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कहेगा नहीं, इसके तो मैं 50,000 रुपये लूंगा, इसका मैं ₹1,00,000 लूंगा। ये कुंडली का 11वां भाव डिसाइड करता है कि कौन आदमी किस चीज, कितने लाभ को अच्छा या बुरा मानेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर किसी का 11वां भाव ज्यादा ही एक्टिव है, वो थोड़ी मेहनत करके ज्यादा की उम्मीद करेगा, उसको ज्यादा चाहिए। जब हम अपनी कमाई के लिए दौड़ लगाते हैं तो काफी हद तक हम स्वार्थी बन जाते हैं। एक प्रकार से 11वां भाव स्वार्थ का भाव है। 11वां भाव को हम बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक बात नहीं कर सकते। सिंपल सी 2-3 लाइनों में बात निकल करके आती है। बड़े भाई बहन 11वें भाव से आते हैं। आपका ज्ञान लेफ्ट वाला 11वें भाव से आता है, और ले दे करके घूम फिर करके 11वें भाव से आय, यानी कि इनकम आने का दरवाजा 11वां माना जाता है। जिनका ये भाव कमजोर पड़ जाता है, उनको इनकम कमाने का सोर्स सही सही नहीं पता चलता। वो आसान तरीके से अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पाते। 11वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो शनि ग्रह है, और इसके जो कारक हैं वो गुरु हैं। सर थोड़ा मोमेंटम धीरे, सर मोमेंटम लिखा अगर नहीं जाता इस था। चीज को आपको इस तरह से भी समझ सकते हो कि शनि और गुरु दो ग्रह मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपके 11वें भाव की ताकत क्या होगी। सिंपल। शनि लाल किताब के अनुसार हर प्रकार का मैटेरियलिस्टिक सुख, यानी कि भौतिक सुख संसाधन देने की जिम्मेवारी शनि ग्रह पर है। शनि की चालाकियां, शनि की समझदारियां, शनि की चुप रह करके काम करने की प्रवृत्ति। शनि की क्या प्रवृत्ति होती है? चुप रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, पर अपने काम में लगा रहता है, अपने काम में जुटा रहता है। लोगों की बातों का जवाब देना भी सही सही पसंद नहीं करता जब तक कि आवश्यक ना हो जाए। ये शनि की खासियत होती है। पर जैसे ही इसके साथ गुरु का ज्ञान मिलता है, यानी गुरु का साथ मिल जाए ऐसे में, तो 11वां भाव बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम जो होगा वो बड़े लेवल का होगा, और बड़े अच्छे स्तर से उसके आय के साधन होते हैं। कई बार मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाते हैं। 11वें भाव में लाल किताब के अनुसार 11वां भाव ना किसी को उच्च बनाता है, ना ही किसी को मंदा करता है। यानी कि ना ही तो ग्रह उच्च का माना जाएगा, ना ही नीच राशि का माना जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सल लॉ लगा दिया कि जो भी कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे लाभ मिलेगा।
थोड़ा या ज्यादा, या तो थोड़ा मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, सिर्फ अंतर इस बात का ही होगा, पर लाभ जरूर मिलेगा। उस अंतर को नापने के लिए कि कितना अंतर है, कि ज्यादा मिल जाए, तो जितना उम्दा कुंडली में शनि होगा, जितना उम्दा कुंडली में गुरु होगा, उतना ही उम्दा सोर्स ऑफ इनकम होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे ही क्रिएट होंगे। 11वां भाव किस्मत की ऊंचाई है। किस्मत तो आपने 9वें भाव से देखी थी, पर किस्मत की ऊंचाई 11वां भाव है। 11वें भाव को आप ये जिम्मेवारी भी मान सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर, इच्छा पूर्ति, हमारे मन की इच्छा की पूर्ति करने की जिम्मेवारी 11वें भाव की है। जिम्मेवारी है, पर वो माने या ना माने इस बात की कोई गारंटी नहीं। यानी चौथे भाव में इच्छाएं, मन में इच्छाएं बहुत हैं। मन है, मन सोचता है मैं ये कर लूं, वो कर लूं, फला कर लूं, ढिमकाना कर लूं। अब जिम्मेवारी तो है 11वें की कि उसको पूरा करके दे, पर वो कहता है कोई गारंटी नहीं है, जितना होगा मैं कर दूंगा। और ये बात कौन डिसाइड कर रहा है कि जितना होगा मैं मेरे से कर दूंगा? गुरु और शनि, ये 2 ग्रह डिसाइड कर रहे हैं। जितना उम्दा शनि होगा, उतना ही उम्दा यदि गुरु होगा, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर अच्छे स्तर के ऊपर जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपको कोई ऐसी कुंडली मिल जाती है जिसमें शनि भी उम्दा है और गुरु भी उम्दा है। उस आदमी को सिर्फ सोचना है, उसको इच्छा प्रकट करनी है, इच्छा को डेवलप करना है, इच्छा को केवल रोज सोचना है, और आप देखेंगे कि वो अपनी इच्छा की तरफ अगर बढ़ चलता है तो अपने पाथ पर, सही मार्ग पर चल करके मंजिल को प्राप्त कर लेता है। सिंपल सी बात है। प्रेडिक्शंस बहुत टफ नहीं होती, कुंडली को समझना मुश्किल नहीं होता। जब हम मुश्किल सूत्रों के साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, तो ज्योतिष मुश्किल होता है। अब हमारे दिमागों को कठिन कठिन चीजें सुनने की, समझने की आदत पड़ चुकी होती है एक उम्र के बाद, और हमें लगता है इस संसार में आसान तो कुछ है ही नहीं, और ज्योतिष तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो हम सोचते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला बताया जाए, तो जिससे कुछ मजा सा आ जाए, दिमाग की चक्करगन्नी बन जाए। तो मैंने कल एक्सपेरिमेंट किया, पता चला मेरी तारीफ करने वालों की संख्या अचानक से घट गई। फार्मूला बहुत सटीक था, फार्मूला बहुत बढ़िया था, और अभी तक वो समझ में नहीं आया। लोग अभी तक घनचक्कर बन करके लगे पड़े हैं उसमें कि दूसरा खाली क्या होगा तो क्या होगा, 12वां खाली होगा तो क्या होगा, 10। और बहुत सिंपल सा मामला था, और सब पढ़ाया भी बहुत सिंपल तरीके से था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक साथ 3 भाव की बात कर दी। इसीलिए मैं हमेशा से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ये टुकड़े बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो 11वां भाव समझना हो, उसकी ताकत को समझना हो, तो शनि को समझ लेंगे, गुरु को समझ लेंगे, चीज समझ में आ जाएगी। ये ताकत कुंडली के सही प्रेडिक्शंस का तात्पर्य मात्र इतना है, आप भाव की ताकत को समझ जाएं और ग्रह की ताकत को समझ जाएं, तो किसी इंसान की जिंदगी में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा, ये बात
आप लगभग लगभग जान सकते हैं। हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, उससे ताकत का अनुभव नहीं होता। ताकत के जितने भी फार्मूले हैं सब छिपाए गए हैं। जैसे आपको अपने शरीर में ताकत पैदा करनी है, तो सभी को मालूम है कि एक्सरसाइज करो, पर एक्सरसाइज करने का सही फार्मूला मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और एक चीज वो जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं, कि रोज उस आदमी को जिम में पसीना बहाना पड़ता है। जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं। खुद भी जिम ज्वाइन करेंगे तो 2 महीने में छोड़ के बैठ जाते हैं। वही हालात ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों के साथ है। रोज का प्रयास, रोज का अभ्यास आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको ज्योतिष सिखाती है। इसलिए आज से समझ गए, कुंडली पर पकड़ बनानी है तो ग्रह की ताकत को समझना शुरू कर दो, भाव की ताकत को समझना शुरू कर दो। इसकी कैलकुलेशन सही सही समझ में आ गई तो फिर इंसान की जिंदगी में क्या चीज कैसे प्राप्त होगी, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 11वां भाव पीपल के पेड़ की तरह है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है। जैसे हर मनुष्य 24 में से 24 घंटे लाभ प्राप्त करने के लिए सोचता रहता है, चाहे वो रिश्ते का लाभ हो, चाहे वो धन का लाभ हो, हर किसी से वो लाभ उठाने की कोशिश करता है, चाहे उसके अपने सगे भाई बहन हो, चाहे वो उसकी अपनी सगी औलाद हो। मतलब बख्शता किसी को भी नहीं है, लाभ उठाने का हमेशा भरसक प्रयास जारी है। अब वो बात अलग है कि कामयाब होता है कि नहीं होता, वो एक अलग बात है। तो पीपल का पेड़ यानी कि छायादार वृक्ष जिसमें कांटे ना लगे हों, कई पक्षी, कई जानवर और हमारे जैसा इंसान जिस पेड़ की छाया में रह सके, बैठ सके, 2 घड़ी सुकून की चैन की बंसरी बजा सके, ऐसे जितने भी विशालकाय वृक्ष होते हैं, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष होते हैं, उनका संबंध 11वें भाव से है। चाहे आप उसमें बरगद के पेड़ को शामिल कर लो, कोई गुल्लर का पेड़ हो, कोई भी पेड़ जो विशालकाय पेड़ हो, छायादार पेड़ हो, ये 11वां भाव ही है। लाल किताब कहती है कि ऑक्सीजन के कारक जो है वो गुरु है। इसलिए लाल किताब में प्राणायाम को बृहस्पति से और चंद्रमा से जोड़ा गया है। प्राणायाम के लिए बहुत ज्यादा शरीर की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना होता। प्राण वायु के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति को बलवान बनाना होता है, वो प्राणायाम है। ये पेड़ के नीचे बैठने पर, प्राणायाम करने पर ज्यादा लाभ होता है, जो 11वें भाव से रिलेटेड होते हैं। इसको 2 मुआ सांप कह करके लाल किताब पुकारती है। आपने भी देखा होगा 2 मुंह वाला सांप, ये काटता नहीं है वैसे, और ज्यादा साइज में बड़ा भी नहीं होता है, पर उसके दोनों एंड पर मुंह होते हैं, माउथ होते हैं। वो कभी एक मुंह की तरफ से चल देता है, कभी वो दूसरे मुंह की तरफ से चल देता है। 2 मुंह का सांप, हमारे देश में ये एक कहावत भी है, लोकोक्ति भी है,
और एक प्रकार की गाली भी है। यार ये आदमी तो दो मुंहे सांप की तरह है, यानी कि इसकी जबान का कोई भरोसा नहीं है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही 11वें भाव का कोई 100% भरोसा नहीं है कि तुम्हें हर मामले में फायदा दे जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे 11वां भाव कुंडली के हर भाव के लिए लाभ अर्जित करता है, यानी पहले भाव से लेके 10 भाव तक जितने भी भाव हैं उन सभी, चाहे वो मकान हो, जमीन हो, जायदाद हो, औलाद हो, सभी के लिए, क्योंकि हर मामले पर हम हर भाव से रिलेटेड कोई ना कोई इच्छा प्रकट करेंगे। इच्छा पूर्ति करने का तो जिम्मेवारी 11वें भाव पर है, तो इसी की जिम्मेवारी है दे ये सभी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुरु भी अच्छा निकल गया, शनि भी अच्छा निकल गया, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये दो मुआ सांप भी कहा गया है कि कभी किस तरफ चल दे, कभी किस तरफ चल दे, दिखाए कुछ करवा दे कुछ। दूसरा, 11वां भाव में शनि का पाप भी शामिल है, अर्थात जैसे शनि को पापक ग्रहों की गिनती में गिना जाता है, हम धन कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में कई बार गलत काम कर जाते हैं। जैसे सरकार को टैक्स नहीं दिया पूरा, कहीं पर पैसा बचाने के लिए कुछ झूठ बोल दिया, छोटा मोटा हेरा फेरी कर ली। ये जो आम प्रैक्टिस आम आदमी की लाइफ में होती हैं, ये इससे पाप जनरेट होता है। अब पाप की मुख्य वजह लालच है, और लालच की सबसे मुख्य वजह इच्छा है, और इच्छा 11वें भाव से पैदा होती है, तो ये पाप भाव बना, और पाप व्याधि कारक होता है। पाप व्याधि कारक होता है, यानी हम जीवन में जो पाप कर्म करते हैं वो बीमारियों के माध्यम से निकलता है, मुकदमेबाजी के माध्यम से निकलता है। 11वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठेंगे तो फिर व्यक्ति ज्यादा पाप पुण्य की परवाह नहीं करता, पैसा खींचने में लगा रहता है, पैसा खींच ले, बस ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच ले। अब वो पैसा तो ज्यादा से ज्यादा खींच लिया, अगर गुरु का साथ ना लिया तो सारा का सारा व्याधियों के रूप में, परेशानियों के रूप में निकलेगा। 11वें भाव का झगड़ा 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह से हमेशा होता है। जैसे 10वें भाव के बारे में बताया था, फार्मूला दिया था, 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 5वें भाव में बैठे हुए और 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रह के साथ शत्रु भाव रखता है। वैसे ही 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह से शत्रु भाव रखता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का सूर्य 8वें में बैठ जाए और शनि 11वें में बैठ जाए, तो पहले से ही शत्रु हैं ये, तो और ज्यादा डेंट मारेगा, शनि की कारक चीजों को डेंट पड़ेगा। 11वां भाव आपके घर की पश्चिमी दीवार का है, जो आपकी वेस्ट वॉल है, ये कैसी है। आपके घर की बाहरी सजावट, जैसे पहले भाव से घर की 4 दीवारी देखी थी, 11वें से देखेंगे कि वो जो 4 दीवारी है उसका डिजाइन कितना सुंदर है, उसकी सजावट कैसी है, घर की पेड़ पत्तियां कितनी अच्छी लगा रखें, कितना अच्छा डिजाइन है कि कोई घर के आगे से गुजरे और एक बार देखे मुड़ करके कि कितना अच्छे डिजाइन से कोठी तैयार की है।
ये 11वां भाव डिसाइड करता है। तो 11वां भाव जितना उम्दा, किस्मत उतनी ऊंची। किस्मत जितनी ज्यादा ऊंची, उतनी ज्यादा व्यक्ति की हैसियत ऊंची, और जितनी हैसियत ऊंची, मकान उतना ही ऊंचा। ऊंचे का मतलब ऊंचे दर्जे का, उसकी क्वालिटी, उसका डिजाइन उत्तम दर्जे का। 11वां भाव बने बनाए मकान को दिखाता है। अनम्यूट मत करो भाई। शुभ ग्रह बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देते। 11वें भाव में अशुभ ग्रह फिर भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। ये हमारा 11वां भाव के बारे में।